15 सालों से हमें न्याय नहीं मिला और इसीलिए हम आने वाली 12 जून 2022 को डीसीपी ऑफिस शालीमार पार्क शाहदरा का घेराव करेंगे। चंदा जी, जब आपके साथ ये एट्रोसिटी हुई थी तो आपको मारा पीटा भी गया था क्या? जी बिल्कुल, मेरे को मारा पीटा गया है और मुझे पुलिस द्वारा भी बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया है। मुझे उन्होंने भी मारा है और यहाँ तक कि अभी 2 तारीख को मैं गई थी किसी शिकायत के लिए, तो वहाँ पे मेरे पड़ोसी दीपक ने एक पुलिस वाले को सेट करके उससे ये कहलवाया कि मुझे डटवाया पहले तो, फिर उसके बाद ये कहलवाया कि 8-10 लोगों आप इसे पीट दो और अगले दिन ही ये घटना मेरे साथ हो गई है 3 तारीख को, 3 जून को जी। और जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मतलब चोटें लगी हुई कि मैं चल फिर नहीं सकती और मेरी सिस्टर जा रही हैं और मेरे अन्य साथी भी जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो थाना डीसीपी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी डीसीपी साहब से तो मेरी 8 महीने पहले हुई थी, क्योंकि मैं एक कंप्लेंट में डीसीपी साहब से मिली थी। मैं गई थी अपनी कंप्लेंट के लिए, मेरे को बुलाया गया था आईओ पुष्पा जी ने। तो वहाँ पे उन्हीं के रूप में एक और आईओ बैठी थी जो कि ब्राह्मण जाति से हैं, उनका नाम था पूजा सारस्वत जी। तो वो मैं उनको ब्रीफ कर रही थी अपनी घटना के बारे में, अपनी शिकायत के बारे में। तो उन्होंने बस इतना ही पूछा उनसे, पूजा जी से, कि मैडम इस केस में क्या होगा। और वो जो मेरा पड़ोसी वो एक दिन पहले उनसे मिल चुका था। अब पूजा जी ने कुछ और नहीं करा, उन्होंने सीधा मुझे कहा चल निकल ले इस कमरे से निकल बाहर। और मुझे फिर खड़ी हो गई, खड़ी होकर मेरा कॉलर वगैरह पकड़ लिया और मुझे अपने लात घूसों से और मारने लगी और कह रही निकल जा। ये कौन थे? ये मार रहे थे? ये आईओ थी, एक अलग आईओ जो कि मेरे केस से कोई लेना देना नहीं था। नाम पता है उनका कुछ? उनका पूजा सारस्वत नाम है और फर्स्ट थाने में वो नियुक्त है। हाँ, देखिए उन्होंने जो मारा था उस दिन की घटना का देखिए आप, ये मेरी चोटें हैं, लेकिन इस पर भी आज तक अभी कोई कार्रवाई नहीं पुलिस द्वारा। ये देखिए 100 नंबर की कॉल भी की गई थी, मैंने शिकायत भी दे रखी है, मैंने पीजी सेल में भी दे रखा बस, और यहाँ तक कि SST आयोग में भी दे रखा है, MLC भी हुई है मेरी, लेकिन अभी तक कोई उस पर भी नहीं हुई है कार्रवाई। और आज नहीं ये घटना घट गई अब 3 तारीख को। तो मैं इस तरह से बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, मैं 15 सालों से परेशान हूँ, मैं और मेरा परिवार। हम लोग शायद मुझे लगता है एंड यही होगा कि हमें आत्महत्या ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों से कहा जाता है कि तुम हमसे डर के रहो। जो उनकी महिलाएं हैं, मैं सिर्फ इतनी मेरी गलती है कि मैं दुकान पर गई थी सामान खरीदने के, ये दोनों वहाँ खड़ी थी और देखते कहते हैं चमारी तू हमसे डर, वरना तुझे हम जीने नहीं देंगे। और बस मुझे धक्का दिया है और वहीं दोनों की दोनों मारने लग गई है मुझे, और किसी ने मुझे बचाया नहीं। यहाँ तक कि मुझे उस दुकान वाले ने भी ये तकनीक है कि आप यहाँ क्यों लड़ रही है, उसी की दुकान की झाड़ू लेकर झाड़ुओं से भी पीटा। मेरे फादर गए हैं तो उन्हें भी पीटा है और इतनी गंदी गंदी गालियां दी जो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझसे अकेले में पूछा जाएगा तो मैं बता सकती हूँ। इस लड़ाई झगड़े में आपके ब्रदर हैं अब या नहीं है? मेरे ब्रदर तो 2017 में ही जा चुके हैं, उनकी शादी, उनकी बीवी को भी उन्होंने मतलब सेट कर लिया और उससे भी हम पे 3 केसेस लगवा दिए। और मेरे भाई को इतना टॉर्चर किया गया कि यहाँ तक कि वो वेंटिलेटर पे थे, उनकी बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाई गई। और ये जो वकील हैं, ये वही वकील हैं जो मेरे पड़ोसी के वकील हैं, उन वकीलों से ही मेरे को उनसे केस लगवाया गया है। जी पूनम जी, आप समाज सेविका हैं और समाज में हर किसी की लड़ाई के लिए आगे भी आते हैं जो हक और अधिकार की होती है। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके की एट्रोसिटियां हो रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वैसे तो स्पेशल एक्ट लगना चाहिए, जो SC एक्ट है वो लगना चाहिए। और आजकल जो इनके साथ जो अत्याचार आज हुआ है, जो 15 सालों से इनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो हमारे समाज में कहीं ना कहीं हो रहा है। और इस एक्ट का कहीं भी नामो निशान नहीं है, सिर्फ नाम का रह गया है, क्योंकि जो कानून है हमारा वो मनुवादियों के हाथ में, और मनुवादी व्यवस्था के लोग ही आज शासन पर बैठे हुए हैं, आज थानों में बैठे हुए हैं, आज कोर्ट में बैठे हुए हैं, और वो हमारे लोगों के फेवर में कुछ नहीं कहते, बल्कि उन पर ही उल्टा मुकदमा कर देते हैं, उनको ही थानों में बंद कर देते हैं, जेलों में बंद कर देते हैं। और क्योंकि बाबा साहब का वही कथन आज याद आ रहा है कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर बुरे हाथों में है तो वो बुरा साबित होगा, और संविधान कितना खराब हो वो अच्छे हाथों में तो अच्छा साबित होगा। तो उससे यहाँ ये पता चल रहा है कि गलत लोगों के हाथों में आज हमारा संविधान है और गलत तरीके से उसको यूज़ किया जा रहा है।
मैं समाज के लोगों से आह्वान करना चाहती हूँ कि आज इंदू जी के साथ 15 सालों से जो ये अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। अगर आप मेजोरिटी में इतनी ताकत है कि अगर आप एक साथ एक लकड़ी लें, अगर अकेला उसको तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं। अगर आप उसका गट्ठर बनाने 15-20 लकड़ियां लेना, उसका गट्ठर बनाने तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं सकते। तो आप एक होकर अगर इंदू जी का साथ देंगे तो कल को आपका भी नंबर आएगा, तो आपके साथ भी हम खड़े होंगे। और मेजोरिटी में ताकत है इनको न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि इनका भाई भी चला गया है। मुझे सुनकर मतलब इतना दुख हुआ है कि एक ये जो अत्याचारों वाली जो हमारे लोगों जातिवाद जो चल रहा है, सदियों से चल रहा है, लेकिन आज भी बंद नहीं है। बाबा साहब ने हमें संविधान में बराबर के अधिकार दिए, लेकिन ये बराबर के अधिकार आज इन्होंने खत्म करने का काम कर दिया है। इन लोगों को, ये जो लोग आज कोर्ट में बैठे हुए हैं, थानों में बैठे हुए हैं, शासन पर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने अनदेखी कर दी है। ये तो वही पुराने रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं हम लोगों को। इंदू जी का साथ देने के लिए आप बहुजन समाज पार्टी की पदाधिकारी हैं और बसपा जो है वो दम भरती है कि हम लोग दलितों के, शोषितों के, पीड़ितों के साथ हैं। आपके साथ 15 साल से शोषण हो रहा है। क्या बसपा ने कोई, तो क्या पदाधिकारी तो सवाल वाजिब बन जाता है, क्या बसपा कोई जो है वो आपको, बसपा की जिले लेवल की, प्रदेश लेवल की कमेटी कोई आपको हेल्प करे, नहीं कर रही है? सर बिल्कुल, क्या नाम है, मैंने पहली बात तो मैं भी जो बसपा में आई हूँ अभी 2 साल पहले से मैं जुड़ी हूँ, और बसपा ने पूरा मतलब इस चीज़ के लिए भी मेरे से कहा है कि इंदू जी बता दीजिए कि जैसे भी आपकी हेल्प है वो करने के लिए तैयार हैं। और सबसे पहले सर ये मैं कहना चाहूँगी कि इस लड़ाई को, सर ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, सामने से बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सामान्य सी लड़ाई है। इस लड़ाई में ऐसे लोग जो, क्या नाम है, आप ये बताइए, बार काउंसिल के जो अपोजिट पार्टी है, बार काउंसिल के अध्यक्ष को लिया गया, या सेशन जज के भाई होंगे, तो आप ये सोचिए कि वो आम व्यक्ति, हमारे वकीलों को खरीद लिया गया, हम खड़े अकेले इन पर्सन आज हम फाइट कर रहे हैं। आज 15 साल से अगर हम इस केस को यहाँ पर लेकर आए हैं तो इसलिए लेकर आए हैं कि सत्य है कहीं पे, और हम उस सत्य के लिए लड़ेंगे, और मेरे ब्रदर को इंसाफ हम जरूर दिलाएंगे। सुनील जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस मामले में आप या आपके सभी साथी जो है वो क्या एक्शन लेंगे? साथियों, अभी आपने 2 बहनों का, हमारे समाज की शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की 2 बहनों का दुख और दर्द और उनकी घटनाओं को सुना। आवाज़ नहीं निकल पा रही, क्योंकि 15 साल से अभी जो मैंने पूरी कहानी सुनी, समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इस समाज के अंदर और प्रशासन क्या कर रहा है। छोटा सा मैं चाहूँगा, राजेश जी हमारे बीच में हैं, एक और वारदात, एक और नई घटना, एक नया एक अंजाम, क्या लापरवाही हो रही है समाज के अंदर, थोड़ा उनके मुँह से सुनिए। सभी मीडिया कर्मियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं ऐसी कास्ट को बिलोंग करता हूँ, जाटा हूँ मैं, और मैं दिल्ली में शादरा जगह है, वहाँ एक SBV नंबर 1 भोलानाथ नगर शादरा एक स्कूल है जिसमें मैं एज ए गेस्ट टीचर हूँ, TGD संस्कृत। वहाँ पर 21 दिसंबर 2019 को मेरे साथ एक हादसा हुआ, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। वो जानलेवा हमला इसलिए हुआ था कि मैं पिछले कई महीनों से अपने ऊपर अत्याचार सह रहा था, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने प्रिंसिपल को कंप्लेंट की, ईमेल की, तो तुरंत ही 5-6 मिनट बाद मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो गया था। जहाँ पर एक महेंद्र भारती नाम का एक शिक्षक था, ड्राइंग टीचर, वो मुझे कास्टेज में जैसे शब्द बोलता था, अभद्र भाषा जैसे चमेटा, हिजड़ा, और तुम लोग फ्री में पढ़ के यहाँ आ गए हो, आज हमारा सामना करते हो। वो बाबा साहब के लिए बहुत गंदा बोलते थे, तो मुझसे सुना नहीं जाता था। मैंने उसका विरोध किया तो वो मेरे लिए जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। और जब मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ तो उसने खूब मुझे घसीट के वहीं गैलरी में मारा। वहाँ प्रिंसिपल भी मौजूद थे और भी शिक्षक थे, बच्चों के सामने ये हादसा हुआ था, और ऑन रिकॉर्ड वो कैमरे में भी दर्ज है। और फिर जब मैंने 100 नंबर पे पुलिस को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे पकड़ के कमरे में एग्ज़ाम रूम में बंद कर दिया और मेरा मोबाइल भी छीन लिया उन्होंने। फिर उसके बाद जो है मुझे इतना डराया धमका गया कि मैं बिल्कुल असहज हो गया था कि मैं क्या करूँ। एक गांव से बिलोंग करता हूँ मैं, मोदनीगढ़ के पास एक विलेज है सारा, वहाँ से आता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि रात को अब मैं कहाँ जाऊँगा, इतना डरा दिया गया था उन लोगों ने। तो एक टीचर की बाइक पर प्रिंसिपल मैडम ने मुझे भेज दिया। तो ना तो मेरी FIR दर्ज हो पाई उस दिन और ना ही मेरे MLC हो पाई थी। पर 3-4 दिन के बाद जब मेरे मुंह से खून भी आ रहा था, तो मुंह में दर्द था, पेट में दर्द था, पूरी लात घूंसे बजाए थे, तो मैं कई दिन तक स्कूल नहीं आया था। मैंने मैडम को मैसेज भी करे थे लेकिन कोई रिस्पांस नहीं था। आपका स्कूल कहाँ पर है? ये भोलानाथ नगर में है सर। क्या नाम है स्कूल का? SBV नंबर 1 भोलानाथ नगर। आपने थाने में कंप्लेंट नहीं करी? थाने में मैं 6-7 दिन बाद जो है, पहले तो मैं डरा हुआ था
क्योंकि मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था कि कैसे कैसे कंप्लेंट करनी है, कोई क्या है। तो सबसे पहले मुझे दिमाग में आया कि मुझे अपने डिपार्टमेंट को सूचित करना चाहिए। तो मैंने अपने डिपार्टमेंट से जो है डीडी जो होते हैं उनको, डायरेक्टर को, चीफ मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को और एससी कमीशन को लेटर लिखा था हमने। तो उसमें उसके बाद जो है किसी ने बताया कि तुम्हें थाने भी जाना चाहिए। तो मैं थाने में गया तो उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की। फिर कुछ दिन के बाद जो है सीएम के थ्रू वो ऑन रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है, ग्रीवनेस जो है हो जाती है, और मेरे पास जो है एसीपी का फ़ोन आता है। एसीपी जो है नॉर्मली मेरे से बात करते हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। उन्होंने कहा कि ये तो छोटी मोटी घटना ऐसे तो होता ही रहता है, कोई वो नहीं है, अपने ड्यूटी करो आराम से। तो मैं ऐसे सुन के आ गया था। कुछ दिन बाद ही मेरी जॉब चली गई। एसीपी का नाम पता है आपको? हाँ, वो त्यागी करके थे उसमें। नहीं, पूरा नाम बताइए। त्यागी तो भारत में बहुत सारे। मनीष त्यागी, मनीष त्यागी जी। नाम तो सर मुझे कंफर्म नहीं। मनीष त्यागी जी, मनीष त्यागी जी। और आपका थाना कौन सा है? फर्स्ट बाजार छात्र है सर। यही सेम। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर मैं यही चाहता हूँ कि जैसे मेरे साथ हुआ किसी और भाई बहन के साथ ऐसा न हो, और एफआईआर दर्ज, और मुझे न्याय मिले। और वो स्कूल संस्थान एक पवित्र स्थान है, वहाँ पर अगर ऐसी घटना होगी तो फिर कहीं भी कुछ भी हो सकता है सर। जी, एक आखिरी सवाल सुनील वॉज जी आपसे है कि इस तरीके की एट्रोसिटियां जो हो रही हैं, एट्रोसिटियां जो हो रही हैं, इनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं और आपने क्या एक वो बनाया है कि इससे निजात पाई जाए? साथियों, दुख होता है कि हमारे पास पावर भी है, प्रशासन भी है, समाज भी है, क्वांटिटी भी है, लेकिन इंसाफ कहीं नहीं है। ग्राउंड लेवल पर जीरो है। रिटर्न पेपर पे पावर है, लेकिन प्रैक्टिकली जीरो है। फॉर एग्जाम्पल, अभी दो बहनों से सुना, राजेश जी से सुना, ऐसे तमाम हजारों नहीं लाखों घटनाएं आपके गली मोहल्ले समाज के अंदर बैठी हुई है। मैं आज शेड्यूल कास्ट जो भारत का है, एससी कम्युनिटी, और एससी कम्युनिटी के साथ साथ ओबीसी कम्युनिटी और साथ ही साथ माइनॉरिटी, ये भेदभाव क्यों? जो भेदभाव, जो जातिवाद, जो पिछले सदियों से चला आ रहा है, आज नए रूप में आप लोगों के सामने खड़ा है। कभी प्रशासन के रूप में खड़ा है, कभी पड़ोसी के रूप में खड़ा है, कभी तुम्हारी नौकरी के रूप में खड़ा है। आखिर क्यों? कब तक हम निवाला बनते रहेंगे? तो उस निवाले के लिए एक आह्वान है हमारी उस समाज से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, कि इस लड़ाई को, जो भारत की एक लड़ाई है और उसके शिकार हम हो रहे हैं, उसका शिकार हम हो रहे हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अपने समाज से कि एक लड़ाई, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, बहुत आंदोलन करे हैं, एक लड़ाई जातिवाद के खिलाफ आपकी नहीं है। भारत लड़े, हम भारतवासी हैं। भारत की लड़ाई हो जातिवाद के खिलाफ। इंडिया अगेंस्ट कास्टिज्म। क्यों हो रहा है ये जातिवाद? स्कूल के अंदर, घरों के अंदर, पड़ोसियों के पास के द्वारा क्यों हो रहा है? तो ये आह्वान है मेरे उस समाज का से, उस भाइयों से, उस कम्युनिटी से, कि इंडिया अगेंस्ट कास्टिज्म की लड़ाई लड़े और उस इंडिया अगेंस्ट कास्टिज्म की लड़ाई को एक आंदोलन का रूप दे और अपने आपस भाइयों में इतना भाईचारा बढ़ाए कि अगर पड़ोसी के दर्द उठे ना तो पड़ोसी भी खड़ा हो, वो भी चले, चल बेटा थाने चल भाई क्या हुआ, मैं देखता हूँ कैसे कार्रवाई नहीं होगी। तो ये भाईचारा मुझे चाहिए और ये भाईचारा बनेगा इस आंदोलन से। ये आंदोलन की नींव है, भारत की एक लड़ाई की पहल है। हम चाहते हैं कि ये समाज इस लड़ाई को लड़े, इस लड़ाई को लड़ने के लिए बाहर आए और अपना प्रोटेक्शन करे। यही आपकी सुरक्षा है, यही आपका वो है। तो ये आपने कोई संगठन बनाया है या क्या चीज है ये? सर, ये कोई संगठन नहीं है, ये सिर्फ एक आह्वान है। ये सिर्फ एक आह्वान है। आह्वान का कोई नाम दिया जाता है, जायज़ी बात है। जैसे आज से 2011 में एक आंदोलन का नाम दिया गया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, लेकिन हमने ये कहा कि करप्शन तो नस नस में है, वो बात ठीक है, लेकिन एक सब्जेक्ट नहीं है। जो शोषण हो रहा है किसके खिलाफ हो रहा है? आदमी के खिलाफ हो रहा है। शोषण किसका हो रहा है? आदमी का हो रहा है। मूल समस्या जाति की थी, मूल समस्या जातिवाद की थी, वो तो यूं का यूं रह गया, तो उसके खिलाफ आंदोलन आज तक नहीं हुआ। चलिए, तो सुनील जी, आपके इस संगठन में इंडियन अगेंस्ट, ये कोई संगठन नहीं है सर। जो भी है विचार है आपका, जो भी है, ये सिर्फ एक पहल है, उस पहल का नाम है। तो सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जी मैडम। देखो, हम
दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी में रह के भी अगर हमारे साथ इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, अभी जो इंदु बहन की कहानी सुनी, पूरी की पूरी जो अंदर से झंझोड़ के रख देती है। और अब ये जो लड़ाई जो बुझने वाली नहीं है, अब हम न्याय लेके रहेंगे किसी भी हालत में। उसके लिए हमें जिस तरीके से भी हमें काम करना पड़े, हम उस तरह से काम करेंगे, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले बच्चे हैं, संविधान को मानने वाले बच्चे हैं। हम पूरी तरह कानून की तरीके से ही हम लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन हम न्याय लेके रहेंगे। जो भी अभी तक जो FIR दर्ज नहीं हुए हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम FIR को दर्ज कराएं। अगर हमारा ऐसे बात नहीं बनती है तो आगे हम अगला कोई दूसरा स्टेप भी उठाने के लिए तैयार हैं। उसके लिए हमें थाने जाना पड़े, ACP DCP का घेराव करना पड़े, किसी भी तरह की कोई बात हम साथी हम मिलकर के जिसको हम फाइनल करेंगे वो हम करेंगे। और हम हर सूरत में जो है सब इस बात को अब चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि 15 साल बहुत लंबा समय होता है। 15 साल कोई कम समय नहीं होता है। और अब समाज के सभी बुद्धिजीवी साथियों से मेरी अपील भी है कि अपने इंदु बहन का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें, और इस तरह की जो है घटना हमारे समाज के ऊपर ना हो। क्योंकि आज के डेट में हम देखते हैं तो ज़्यादातर जितना भी देखोगे ज़्यादातर अत्याचार जो है दलितों के ऊपर होता है। ऐसा दलितों ने क्या बिगाड़ दिया है कि दलितों के ऊपर इतना अत्याचार? भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, अन्य राज्यों में चले जाओ, आज अब ऑनलाइन सर्वे निकाल करके देख लो, सबसे ज़्यादा अत्याचार हमारे ऊपर होते हैं। ऐसा हमने इनका क्या बिगाड़ दिया है? और जबकि हमारे लोग सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं, सबसे ज़्यादा काम करने वाले होते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता हमारे लिए ठीक नहीं है। ये जातिवाद का सहारा लेकर के जो है हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कहना चाहूँगा। देखिए, जैसा कि अभी आप सिचुएशन को देख रहे हैं कि एक परिवार बिल्कुल समाप्ति की ओर है, और वो ऐसी घोषणा भी कर रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो क्या हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी। लेकिन उनके अंदर साहस अभी भी जिंदा है, वो लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आखिरी दम तक लड़ना है। और आह्वान भी कर रहे हैं कि आप यूनाइट हो जाइए कास्टिज्म के अगेंस्ट में, और हम ये आवाज़ पूरे देश में आगे तक ले जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा इतनी ज़्यादा एट्रोसिटी जो होती है, जैसा कि अभी उन्होंने बोला कि आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, इसका रेशियो बढ़ता ही जा रहा है। बट मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। अभी इनकी FIR रजिस्टर नहीं हो रही है। क्या ये केस फर्जी है? जेन्युइन है एकदम। तो गूगल पे जो सर्च करेंगे वो तो मुश्किल से 10% केस हैं जो रजिस्टर हैं, लेकिन वो भी इतना अच्छा रेशियो है, लेकिन केस तो रजिस्टर ही नहीं होते। तो इसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपके माध्यम से जनता तक आवाज़ जा रही है, और इसके लिए हमें अगर थाना तो क्या, तहसील क्या, कोर्ट क्या, आंदोलन भी करना पड़े तो हम पूरे देश में आंदोलन भी करेंगे और इन बहन को न्याय दिलाएंगे। और अगर कानून सबके लिए बराबर है, अगर कोई ACP हो, SHO हो, DSP हो, या वटेवर कोई भी है, किसी भी कास्ट से है, मैं कास्ट के ऊपर नहीं जाऊँगा, बट पर्टिकुलर ये कास्ट पे ही अगर ये सब हो रहा है तो कास्ट के अगेंस्ट में फिर बोलना पड़ता है। तो हम सब यूनाइट होंगे और इन बहन को न्याय दिलाएंगे, चाहे हमें DCP के खिलाफ जाना हो, और लीगल संवैधानिक तरीके से हम जाएंगे। अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो उनके ऊपर भी कोई अधिकारी हैं, हम उन पर भी अपनी बात रखेंगे और लीगल तरीके से प्रोसीड करेंगे, और इनको हम जीत दिला के रहेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आशीष जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप राजनीतिक पार्टी में भी अच्छा दमखम रखते हैं और सामाजिक मुद्दों पे भी आपने एक संगठन बनाया है, BSP यूथ। क्या BSP यूथ इस मामले में हस्तक्षेप करेगा या नहीं? देखिए, पहले भी मैं इस चीज़ को 50 बार कह चुका हूँ और दोबारा से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि BSP यूथ का प्रत्येक कार्यकर्ता हर एक उस आदमी के साथ खड़ा है जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, जिसके साथ गलत हो रहा है। और चाहे इंदू जी हैं, चाहे चंदा जी हैं, चाहे भाई साहब हैं, आज इनके लिए ना सही तो कम से कम बाबा साहब के सपने के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बाबा साहब का प्रत्येक बच्चा इस देश में घुट घुट के मर रहा है आज, केवल इस वजह से कि आप लोग शांत बैठे हो। ये मत सोचिए कि आज इंदू जी का नंबर है, चंदा जी का नंबर है, या भाई साहब का नंबर है, या आशीष सागर का नंबर है। अगला नंबर आपका भी हो सकता है अगर आप इन लोगों के साथ नहीं खड़े हुए। तो चाहे सरकार के खिलाफ जाना पड़े, चाहे DCP के खिलाफ जाना पड़े, हम लोग इनको न्याय दिलाने के लिए हर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए क्योंकि बाबा साहब चाहते थे ये देश समता मैत्री भाईचारे से चले। और आज ये जो मनुवादी लोग हैं, है ना, ये लोग हमारे लोगों को जगह जगह मार रहे हैं, जगह जगह अपमानित कर रहे हैं। आपके सामने उदाहरण है, देखिए, हमारी बहनों ने बताया भी। तो आज आप घर में मत बैठे रहिए, मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है, घर में मत बैठे रहिए, क्योंकि आज अगर इनका नंबर, अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसलिए सड़क पर उतरिए, इनके लिए लड़िए।
पर आशीष जी आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, आपकी बात मानी नहीं जा रही है। जंतर मंतर पे रोज डेली हजारों की तादाद में आंदोलन होते हैं, ज्ञापन जाते हैं और ठंडे बस्ते में फेंक दिए जाते हैं। तो अगर आपकी बात आंदोलन से भी नहीं मानी गई तो अगला स्टेप क्या उठाएंगे आप? क्यों नहीं मानी जाएगी? अभी रिसेंटली हमने महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया तो मानी गई बात। अगर हम संवैधानिक तरीके से बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम अपनी बात को रखेंगे तो जरूर मानी जाएगी। हम लोग सभी बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के बच्चे हैं। इसलिए बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया है, कानून का रास्ता, उसी कानून के रास्ते पर चलकर हम इन बहनों को न्याय दिलाने का काम करेंगे।